गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सरोज बैरवा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में कि ये जनरेट कैसे होता है। इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। आपने उन नोट्सों को पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा और ये वीडियो देखकर आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र वाला जो चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस है वो क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी होती क्या है? देखो, स्थिर विद्युतिकी विज्ञान की एक शाखा है, यानी कि हम इसमें विज्ञान की उस शाखा के बारे में बात करेंगे जिसमें स्थिर आवेश और उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उनमें जो अनोन्य क्रिया होगी उसका हम अध्ययन करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि जो आवेश होता है उसका अपना एक फील्ड होता है, उसका अपना एक खुद का एक एरिया होता है जिसमें वो अपना प्रभाव रखता है। तो उस एरिया के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही होंगी, उन क्रियाओं का अध्ययन भी हम स्थिर विद्युतिकी में करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश व इनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के मध्य अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। अब हम बात करेंगे घर्षण विद्युत की। तो घर्षण विद्युत होता क्या है? घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत, नाम से ही शो है कि घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत, यानी कि अगर हम किन्हीं दो वस्तुओं को घर्षण करवाते हैं तो होता क्या है? विद्युत जनरेट होती है। हम लोगों ने दैनिक जीवन में हम लोग देखते भी हैं, कई एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम किसी चीज़ को बार बार हाथ लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारे हाथ और उस वस्तु के बीच में घर्षण होने लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि हमने अचानक से किसी वस्तु पर उसी वस्तु पर एक बाद में हाथ लगाया तो हमें एक करंट सा फील होता है। तो वो जो एग्जाम्पल है वो इसी का है, घर्षण विद्युत का। यानी कि घर्षण के कारण जो विद्युत जनरेट हो रही है, यानी कि आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? घर्षण विद्युत। अब आवेश की बात हो रही है तो आवेश हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आवेश के लिए हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं वस्तुओं को घर्षण करवाने पर उस वस्तु के अंदर एक ऐसा तात्क्षणिक गुण आ जाता है जो अपने नॉर्मल व्यवहार से अलग ही व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। तो इसे हम बोलेंगे आवेश। और ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब बेसिकली आप लोग जानते भी होंगे कि जो आवेश है इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और इसकी जो विमा होती है वो होती है m0l1t1a1। ये कैसे होती है कि आवेश, अगर हम आवेश के लिए फॉर्मूला जनरेट करें, यानी कि सबसे पहले हम जानते भी हैं आप लोग विद्युत धारा बराबर होती है I बराबर Q/T। यहाँ पर I करंट है, Q आवेश है, T समय है। तो यहाँ से हम Q का मान निकालें, Q बराबर हो जाएगा I/T। तो हमें Q का विमा निकालनी है, तो I यानी कि I का मात्रक हम देखें एम्पियर, और एम्पियर को हम A से डिनोट करते हैं, T समय, और समय को हम सेकंड से, यानी कि एम्पियर सेकंड। जो कुल, यानी कि हम बात करें आवेश को हम एम्पियर सेकंड भी बोलते हैं। इसका जो मात्रक है वो होता है एम्पियर सेकंड या फिर कूलाम। अब हम इसकी विमा निकाल सकते हैं आराम से, एम्पियर, ए मतलब एम्पियर और एस मतलब टाइम यानी कि टी। तो हम इसके लिए विमा लिख सकते हैं m0l0t1a1। ये हो जाएगी आवेश की विमा। अब हम बात करें कि आवेश की जो एक और विमा होती है वो हम EMU और ESU दो चीज़ों की बात करेंगे।
EMU मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट और ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि स्थिर चुंबकीय मात्रक और स्थिर वैद्युत मात्रक। 1 कूलाम बराबर होता है 3×10⁹ ESU, जिसे हम स्टेट कूलाम भी बोलते हैं, यानी कि 3×10⁹ स्टेट कूलाम। और 1 EMU बराबर होता है 3×10⁻10 ESU। जो आवेश है उसका जो सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे और सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। अब हम बात करें कि जो एक फैराडे होता है वो होता है 96,500 कूलाम। ये तो थी आवेश के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम बात करेंगे कि आवेश को जनरेट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए 3 विधियां हैं: घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले हम बात करें घर्षण द्वारा आवेशन की। तो घर्षण द्वारा आवेशन के लिए वही है कि घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न किया जाता है वो विधि हो जाएगी घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि हम किन्हीं 2 वस्तुओं का आपस में घर्षण करवाते हैं तो आवेश जनरेट होता है। तो ये जो विधि है वो कहलाएगी घर्षण द्वारा आवेशन की। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा, बचपन में किया भी है, हम लोग बचपन में खेल खेल में करते भी थे कि हम स्केल लेते थे, उस स्केल को अपने बालों से घर्षण करवाते थे। और जब हम इस स्केल को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते थे तो होता क्या था कि जो कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उस स्केल पर चिपक जाते थे, यानी कि जो स्केल था वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो ये तो था घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि जब हमने स्केल को रगड़ा तो होता क्या है कि जो आवेश है उसका स्थानांतरण होता है, जिसके कारण जो कागज़ के टुकड़े हैं वो स्केल से चिपक जाते हैं। दूसरी विधि की अगर हम बात करें वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में होता क्या है कि हमको कोई वस्तु आवेशित करनी है जो कि कैसी है, अनावेशित है। अनावेशित का मतलब आप समझ रहे हो कि जिसमें धनावेशित कण और ऋणावेशित कण वो बराबर मात्रा में हो, तो वो कहलाता है अनावेशित वस्तु। तो अनावेशित वस्तु है, इसको हमें आवेशित करना है। तो आवेशित करने के लिए हम क्या करेंगे, इस अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु के संपर्क में ले जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो आवेशित वस्तु थी वो उसके जो आवेश हैं वो अनावेशित वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे कि अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। तो ये जो विधि कहलाती है वो कहलाती है चालन द्वारा आवेशन। अब हमारी जो तीसरी विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन ये भी चालन द्वारा आवेशन की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो अनावेशित वस्तु को हम आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो कुछ समय बाद होता क्या है कि जो अनावेशित वस्तु है उस पर आवेशित वस्तु के विपरीत वाला जो आवेश है वो उस पर एकत्रित हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसे कि ये जो एक चित्र है वो दिया हुआ है आपको, जिससे मैं आपको समझाऊंगी कि जैसे कोई अनावेशित वस्तु है, जैसे कि ये अनावेशित वस्तु है, इस अनावेशित वस्तु को, ये अनावेशित वस्तु है और इस अनावेशित वस्तु के पास हम कोई वस्तु लेकर गए, जैसे ये वस्तु लेकर गए जिस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, जैसे हमने इस पर नेगेटिव चार्ज लेके गए। तो होता क्या है कि ये वस्तु तो अनावेशित है, ये वाली वस्तु अनावेशित है और ये ऋणावेशित है। तो होता क्या है, जो अनावेशित वस्तु है इसके जो ऋणावेश हैं वो इस वस्तु के ऋणावेशों से
प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण ये जो अनावेशित वस्तु है इसका जो ऋणावेश है वो यहाँ दूसरी तरफ, यानी कि जो इस वस्तु के संपर्क में नहीं है वहाँ चला जाता है, जो माइनस है वहाँ चला जाता है, और जो एरिया इस वस्तु के संपर्क में आ रहा है, इसके प्रभाव क्षेत्र में आ रहा है, वो धनात्मक हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे कि ये जो वस्तु है इस पर ऋणावेश था, तो विपरीत क्रम वाला, विपरीत आवेश वाला जो धनावेश है वो इस वस्तु के पर आ गया, और जो इस वस्तु के संपर्क में नहीं था जो एरिया, वहाँ पर ऋणावेश आ गया। अब हमने क्या किया, हमें इस वस्तु को पूरा ही एक आवेश देना है, तो हम क्या करेंगे, इस जो ऋणावेश वाला सिरा है उसको भूसंपर्कित कर देंगे। भूसंपर्कित करेंगे तो क्या होगा, जितना भी माइनस आवेश था वो पूरा पृथ्वी में चला जाएगा, और पृथ्वी में जाने के बाद होगा क्या कि जो अनावेशित वस्तु थी, जो अनावेशित वस्तु थी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जो अनावेशित वस्तु थी उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब जो पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज था उस वस्तु पर फैल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कि जो हमने वस्तु भूसंपर्कित की थी, इस वाले डायग्राम में मैं दिखाऊं आपको, जो हमने भूसंपर्कित की थी उसको हम हटा लेंगे, और तो क्या होगा कि वो जो वस्तु थी अनावेशित उस पर तो प्लस चार्ज आ गया, तो इसलिए हमने उसको ग्राउंड किया था, वो हटा लिया वो सिस्टम, और जो दूसरी जो ऋणावेशित वस्तु थी उसको भी हमने हटा दिया, तो जो वस्तु थी हमारी वो पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमें कोई वस्तु है ऋणावेशित करनी है तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे और वो किस तरीके से ऋणावेशित होगी। तो ये थी आवेशन की विधियाँ। अब हम बात करें आवेशों के गुणधर्म की, तो आप लोग जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि होती है, ये सबको पता है। दूसरी बात हम करें, दूसरा जो इसका गुण है कि आवेश योग का योगात्मक गुण होता है। योगात्मक गुण की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक निकाय की बात करें जिसमें काफ़ी सारे आवेश हैं, तो उन आवेशों का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। उन आवेशों का बीजगणितीय योग 0 होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। आवेश अदिश राशि होती है। दूसरा जो हमारा था कि आवेश योग में योगात्मक गुण होता है। योगात्मक गुण मतलब कि हम बात करें एक पूरी निकाय की बात करें तो उस निकाय में जितने भी आवेश हैं उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो उस निकाय के कुल आवेश के मान के बराबर होता है। तीसरा है समान आवेश प्रतिकर्षित व विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हम दो समान आवेश यानी कि प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस को पास में लेकर जाते हैं तो ये प्रतिकर्षित होंगे, और अगर हम विपरीत चार्ज लेके जाते हैं जैसे एक प्लस का और एक माइनस का तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चौथा जो गुणधर्म है वो है कि आवेश है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। पांचवा कि आवेश जो स्थिर आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है, और अगर हम गतिमान आवेश की बात करें तो वो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों जनरेट करता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ स्थिर आवेशों की बात करेंगे। हम यहाँ इस चैप्टर में हम गतिमान आवेशों की बात नहीं करेंगे। हमारा जो छठा गुण था विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। सातवां है आवेश का मान क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत मतलब कि जो आवेश है वो उसका मान कंटिन्यू
कंटिन्यूअस नहीं होता है, मतलब सतत नहीं होता है, बल्कि टुकड़े होते हैं उसके, मतलब एक पैकेटों के रूप में होता है, बंडलों के रूप में होता है। तो उसे हम बोलेंगे क्वांटीकृत, कि जो आवेश है उसका मान सतत न होकर पैकेटों के रूप में होता है। इसको हम एक भौतिक राशि का पूर्ण गुणज के तुल्य मान सकते हैं, यानी कि Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ पर n नेचुरल नंबर है जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश। और हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हमारा जो 8वां गुणधर्म है वो है कि आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। संरक्षण नियम का पालन करता है यानी कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, लेकिन आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये जो आवेश का जो संरक्षण का जो नियम था वो फ्रैंकलिन ने दिया था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।